हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, मैं आपको लेकर आया हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस 2020 का पीवाईक्यू। और ये सारा का सारा आपको पीजीएफ के फॉर्म में मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और उसके बाद वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था वो क्या पूछा गया था, उस पर जरा सा नजर डालते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर में देखिए क्या पूछा था कि व्हेन अ पर्सन इंटर इन न्यू कंट्री इज कॉल्ड। कोई भी पर्सन जब न्यू कंट्री में इंटर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो, मैं आपको इसका डायग्राम का थोड़ी एक समझाता हूँ आसान तरीके से, और आपको समझ में जरूर आएगा। देखो, ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है। ये क्या है भाई? ये हमारा है इंडिया, हमारा देश है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, देखो ये मान लेते हैं ये आप हो, है ना, ये हम है, ये हम सब हैं, रह रहे हैं मिलजुल के। तो एक कुछ इंसान है जो कि ये चाह रहा है कि भाई मैं इंडिया छोड़ के बाहर जाऊं, है ना, इंडिया से मैं बाहर जाऊं। तो कुछ लोग ऐसे बाहर चले गए और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि मैं दोस्त मैं इंडिया के अंदर आऊं, ठीक। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना इंडिया को छोड़ना चाह रहे हैं ना इंडिया में आना चाह रहे हैं। वो इंडिया में जो हैं, जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी, वो बस यहीं पे रह रहे हैं ना, ये इंडिया के अंदर ही, कभी दिल्ली आ गए, कभी बिहार आ गए, कभी यूपी, मतलब कि देश को नहीं छोड़ रहे हैं। तो समझ में आया, तीन टाइप के लोग हैं। एक इंडिया को छोड़ के जाने वाले लोग हैं, एक इंडिया में आने वाले लोग हैं, एक इंडिया के अंदर ही रहने वाले लोग हैं। तीन टाइप के लोग हैं। तो इन्हीं तीनों को आपको मैं समझाता हूँ। जो इंसान देखो इंडिया में रह रहा है, ये यहीं पे घूम रहा है, इनको इंडिया से ना आना है ना जाना है, उसको हम कैसे लोग कहेंगे? उसको हम कहेंगे माइग्रेशन। वो कैसे लोग हो गए मेरे दोस्त? वो किस कैटेगरी में आएंगे? माइग्रेशन में आएंगे। एक लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे इमाइग्रेशन। उसको क्या कहेंगे? इमाइग्रेशन, ठीक है। एक ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के अंदर एंट्री ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं लेकिन इंडिया में एंट्री ले रहे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो, जो इंडिया से जा रहा है उसको माइग्रेशन, जो इंडिया के अंदर आ रहा है उसको माइग्रेशन, और जो इंडिया के अंदर ही है उसको माइग्रेशन कहते हैं। फिलहाल आपसे पूछा जो एंट्री ले रहा है, देखो एंट्री इधर मैंने एरो लगा रखा है, तो एंट्री कौन ले रहा है? इमाइग्रेशन। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कल को आपसे एग्जाम में ये दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें पूछा है द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट पूछे तो आप क्या बोलेंगे? कॉटन टेक्सटाइल, जो कपड़े की इंडस्ट्री है, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे दोस्त मुझे बता दो क्या मॉडर्न मॉडर्न इंडस्ट्री बताएंगे, पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? आयरन स्टील। ये मॉडर्न है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें पूछा है, देखो द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया बताएंगे। जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन इंडिया का वो कितना है? फिलहाल प्रेजेंट में 422 है ना, 442 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है डेंस है, आप क्या बोलेंगे? बिहार के अंदर है ना, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर। इसमें मेरे दोस्त क्या है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप घोट के पी लो। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डेट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जो है उसको समाप्त किया, अनटचेबिलिटी को क्या हो रहा है? समाप्त कर दिया जाए। तो कौन सा आर्टिकल कहता है मेरे भैया? क्या बोलेंगे आप? आर्टिकल नंबर 21 कहता है। तो आइए समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 क्या है। आपको एक एक लाइन में लिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, बस उस पर चर्चा करेंगे। ज्यादा कुछ मैं आपको यहाँ पे क्या ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं, इसमें आपको याद कर लेना है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ बताओ कौन से आर्टिकल में बात हुई है? तो आप क्या बोलेंगे? आर्टिकल नंबर 14 में है। आप अगर आर्टिकल नंबर 17 में देखते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे, अरे भैया मैंने यहाँ पे गलत टिक लगा दिया, भैया भैया भैया, आर्टिकल नंबर 17 तो यही होगा। इसे गोट के पीलो मैंने ही गलती कर दिया है, सॉरी सॉरी, गलती से हो गई। तो आर्टिकल नंबर 17 है, इसके अंदर अनटचेबिलिटी। मैं आपको चलो इसे रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आप याद रख लेना। ये है अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया है? इसके अंदर एबलिस्ट कर दिया गया, मतलब कि खत्म कर दिया गया आर्टिकल नंबर 17 को। आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 21 में क्या बात हुई है, उसको समझते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा क्या जाता है? राइट राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये चीज आपसे पूछा था, बताओ ये कौन सा आर्टिकल के अंदर बात हुई है इसकी? तो आप क्या बोलेंगे? आर्टिकल नंबर 21। और आर्टिकल नंबर 22 अगर देखेंगे तो ये प्रोटेक्शन क्या है, इसमें आप याद रख लेना। मैं आपको समझाता हूँ, ये बोला आपके लिए कहने की इंटरेस्टिंग होगा। प्रोटेक्शन
इन केस अरेस्ट, जैसे देखो कोई ऐसा बंदा है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है तो वो अपने खिलाफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसके, वो चीज कौन सा आर्टिकल में बात हुई है। जैसे देखो कोई किसी इंसान को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है, तो भाई वो वकील वगैरह हायर कर सकता है, अपना केस लड़ सकते हैं। ये किस आर्टिकल के कहाँ पे इसको ये चीज राइट मिला है, ये आर्टिकल नंबर 22 में मिला है कि भाई अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया, आपको लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं अपने खिलाफ, मतलब अपने अपना केस लड़ सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए। तो वो चीज जिक्र की गई है आर्टिकल नंबर 22 में। अगर इसमें और भी बहुत सारी चीजें, फिलहाल आप इतना ही जान लो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा है तो इसके अंदर प्रेसिडेंट के थ्रू कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन में आपको 2 बार पूछा जा चुका ऑलरेडी, तो ध्यान रखना 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। कितने मेंबर को मेरे दोस्त, क्या बोलेंगे, 12 मेंबर को। लेंथ इंक्रीज हो गया। आपसे पूछा जाता है इसमें कि बताओ ये जो 12 मेंबर को नॉमिनेट किया गया है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या देख के आखिर प्रेसिडेंट ने इसे क्या क्या होगा, नॉमिनेट किया हुआ। तो ये जो बेसिस होता है, इसको जो पर्सन चूज किया जाता है, इसको तो नॉमिनेट किया जाता है, इसके आर्ट के बेसिस पे इसको किया जाता है ना, इसका लिटरेचर के बेसिस पे इसको किया जाता है, और ये बहुत सारी चीजें जैसे आप लिख सकते हो, उसका साइंस के बेसिस पे किया जाता है, सोशल और सर्विस के बेसिस पे इसको कहीं ना कहीं ये सारी चीज किए जाते हैं। तो फिलहाल आपसे पूछा गया कितने मेंबर है, तो आप क्या बोलेंगे 8 है। और आपसे कल को पूछ लिया जाए बताओ ये जो 12 है, सॉरी 12 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये 12 मेंबर को किसके अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी है, जिसके थ्रू, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चूज किया जाता है। आप क्या बोलेंगे, आर्ट हो गया, लिटरेचर होगा, साइंस में, अगर आर्ट में बहुत अच्छे हुआ तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे सीट आपको मिल जाएगी इसमें राज्यसभा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज हर्स बाय द ग्रुप ऑफ बॉयज कम्स अंडर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो कुछ लड़की का ग्रुप है, अगर उसको कुछ बॉयज के लड़के अगर उससे मतलब ग्रुप अगर उसको परेशान कर रहे हैं, तो बताओ ये कौन से लॉ के अंदर, ये कौन से कानून में आएंगे, कौन से लॉ के अंदर आएंगे। तो भाई ये कहने का क्रिमिनल केस बन जाएगा, सो आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर ये चीज आएगा। ठीक, आप मुझे पूछ सकते हो भाई मुझे ये बता दीजिए सर कि सिविल लॉ क्या है। तो सिविल लॉ जो होता है मेरे दोस्त, ये रिलेटेड, आपसे अगर पूछे किससे रिलेटेड है, तो ये भी देखो कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, किसी दो स्टेट के बीच में विवाद हो रहा है, या किसी दो लोगों के बीच में विवाद हो रहा है, मतलब संबल वगैरह तो झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो वो आता है आपका सिविल लॉ में। हाँ तो मेरे दोस्त इसमें देखेंगे जो सिविल आपका लॉ मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी विवाद वगैरह, जैसे आप इसमें सिंपल से यार लिख लीजिए डील्स, डील्स है ना, इसमें आप लिख सकते हैं डील्स विद डिस्प्यूट, डील्स विद डिस्प्यूट। ठीक, कोई विवाद वगैरह हो रहा है तो उसके बीच में जो डील्स होते हैं वो आपको आते हैं सिविल में। इकोनॉमिक आपको खुद बता रहा है भाई, ये किससे रिलेटेड हो सकता है, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड हो रहा है, बिजनेस से। ठीक है, बस लिख दो ये पूरा बिजनेस से, नहीं तो बच्चे क्या बोलेंगे, अरे सर ये तो बस से रिलेटेड है, या ऑप्शन में नहीं आना ना, या देखो ये बिजनेस से रिलेटेड है, आपका सोशल ऐसा कुछ कानून वगैरह नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताओ कहाँ से किससे शुरू होता है। कोई सजेशन वगैरह से शुरू नहीं होता है, कोई प्रपोजल वगैरह इसके अंदर नहीं है, ये दो चीज को आप कट कर दीजिए डायरेक्ट। अब जरा सा एक वर्ड आता है भाई मेरे दोस्त, ये अमेंडमेंट, आपसे पूछ सकता है कल को ये क्वेश्चन भी कि अमेंडमेंट का क्या मतलब है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाता है अमेंडमेंट का, मुझे मतलब बताओ। तो भाई जो भी आर्टिकल वगैरह बने हुए हैं, जो भी आर्टिकल बने हुए हैं, अगर उस सॉरी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, अगर उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो किसके अंदर आते हैं, वही मतलब कि अमेंडमेंट कहलाता है। इसमें आप लिख सकते हैं क्या चेंजेस इन, क्या लिख सकते हैं भाई, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको चेंज करना है, कुछ भी उसके अंदर थोड़ा सुधार करना है या उसको थोड़ा सा उलट-पलट करना है, तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट कहते हैं उसी चीज को, है ना। आते हैं ये जो शुरुआत होती है प्रीलिम्स से, ये शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा है, विच प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। कौन सा तरीका आपके रसोई में एलपीजी बचाएगा नहीं, बताओ। इससे आपको 4 तरीका, अगर आप खाना वगैरह बनाते हैं तो आप जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। इसमें से कौन सा तरीका है जिसको अगर अपनाते हो आप, तो आपका जो गैस है ना, जो एलपीजी गैस होता है सिलेंडर, वो बचेगा नहीं। देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन जरा सा। इसमें अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, सोकिंग क्या है, दाल को पकाने से पहले कुछ समय भिगो देना। बिल्कुल भाई, आप जैसे आप खाना बनाने जा रहे हैं तो आपको जैसे कि आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद आपको खाना बनाना, पहले दाल वगैरह भिगा दे, चलो अगर जिससे दाल वगैरह बनाना है तो बिल्कुल ये चीज कहने का आपको एलपीजी बचाएगा। कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो तो वो पता है कि प्रेशर कुकर में खाना थोड़ा सा फास्ट बन जाता है, जहाँ पे आपको आधे घंटे लगते हैं तो आप प्रेशर में 15 मिनट में आपका खाना बनकर तैयार हो जाता है। चावल की अगर बात करते हैं
है ना? तो 15 मिनट में बन जाते हैं लगभग। तो ये कहीं न कहीं आपका प्रेशर को बचा रहा है, कम टाइम मतलब इसके अंदर टाइम कम हो रहा है, तो फ्यूल को सेव हो रहा है। अब देखिए कीपिंग द वेजिटेबल चॉप बिफोर द लाइटनिंग ऑफ द गैस, सिंपल सा बात है कि आप मतलब खाना पकाने से पहले क्या करें, सब्जियों को काट के रख लें। देखो भाई जो खाना-पीना बनाते हो कितनी बेहतरीन आपके लिए बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, अगर दाल बनाना है तो पहले आप दाल को भिगो दीजिए, तब आप खाना बनाने ताकि आपका एलपीजी बचे। प्रेशर कुकर यूज़ कीजिए ताकि आपका एलपीजी बचे। और आप खाना जो सब्जी अगर को बनाना है तो उसको पहले आप चॉप करें, मतलब काट-कूट के उसको रख दीजिए ताकि आपका क्या बने भाई मेरे, आपका जो खाना-पीना अच्छे तरीके से बने, कहेंगे एलपीजी बचेगा, टाइम वगैरह कम लगेगा। अगर अगर आप ऐसा करते हैं, अगर हमारे जैसे लोग हैं, हमारे लड़कों में क्या होता है भैया उसको कोई ताल ही नहीं है, एकदम बना के रख दिए। क्या है? कुकिंग फूड इन एन ओपन, है ना? ओपन फ्राई मिल गया किसी का, चलो भैया आज उसका ओपन फ्राई में खाना इसी में बनाते हैं। अगर आप ये ओपन फ्राई में खाना बनाते हो तो मेरे भैया, मेरे दोस्त, जो लड़के लोग ज़्यादा करते हैं, उसमें क्या होगा आपका जो एलपीजी है बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, है ना? तो आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन बढ़िया आपसे पूछा है कि कहाँ पे बचा सकते हैं, लेकिन भाई ओपन इसमें पेन आप नहीं बचा सकते हो। आइए देखते हैं, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में 9 इसमें पूछा है, द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखो बताओ जो डिमांड था इंडिगो का, वो इफेक्टिव कब हुआ था, किसके डिस्कवरी के बाद? आपके एनसीईआरटी बुक में क्लियर गिवन है मेरे भाई। ये हो गया वुड के, है ना? वुड के डिस्कवरी के बाद जो इंडिगो का था उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो वुड, ये जो आपसे पूछा जाता है, बताओ इंडिगो जो था ये कहाँ पे बेस्ड है, इसका उपजाऊ कहाँ होता है? इंडिया के अंदर। और ये जो वुड था मेरे भाई, ये कहीं न कहीं सिंथेटिक डाई था, है ना? जो कि डिस्कवरी कहाँ हुआ था? जबकि यूरोपियन वगैरह में ये डिस्कवर इसका किया गया था। लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं था, इसका कलर वगैरह कुछ ख़ास नहीं था, बहुत बेकार तरीके का कलर था इसका। तो इस वज़ह से इंडिगो का जो कलर था इसके कंपैरिज़न बहुत ही अच्छा लेवल का कलर हुआ करता था। इसलिए इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा कहाँ पे? यूरोपियन वगैरह में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ पे करवा रहा हूँ, वन शॉट वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ डिटेल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या राष्ट्रपति भवन कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब हिल्स का नाम पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। ये जो मेरे दोस्त है ये सिचुएटेड है तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? रायसीना हिल। कहाँ पे है? ये रायसीना हिल है, वहीं पे ये सिचुएटेड है। अगर आपसे राष्ट्रपति भवन के बारे में मैं आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की मैं कोशिश करूंगा, तो ये जो बनाया गया था ये ब्रिटिश पीरियड है। देखो बच्चे सोचते हैं, कुछ-कुछ बच्चे का ये कांसेप्ट होता है कि भाई ये मुगल पीरियड में बनेगा। ना, ना भैया, ये जो बनाया गया था ये आपका ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था। और ब्रिटिश पीरियड में कौन-सी ईयर में? 1911 से 1929 के बीच में तैयार हो गया था क्या? राष्ट्रपति भवन, ध्यान रखना। ठीक है? ये राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ है? तो ये आपका है न्यू दिल्ली में है। ये कहाँ है रे भैया? जल्दी से बोलो ना रे बाबू, कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में कोई को हिल से आप पूछा था, कौन सा हिल है भाई? रायसीना हिल, रायसीना हिल। ध्यान रखना ये सारी चीजें। इतना पॉइंट आपको तो पता ही होना चाहिए। और ये जो क्या था, ये है क्या? राष्ट्रपति भवन क्या भाई? ऑफिशियल रेसिडेंस है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए है। ठीक, चलो लिख ही देता हूँ, उसको भी क्या ही याद कर लीजिएगा आप, इसको भी क्या पता कल को ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये होता है इसमें, ये आखिर क्या है भाई? ये ऑफिशियल रेसिडेंस है, किसके लिए? किसके लिए है ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। ध्यान रखना, किसी भी प्रेसिडेंट के लिए नहीं, ये स्पेशली इंडियन प्रेसिडेंट के लिए ये चीज बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको ये सब हिल के बारे में फिलहाल तो मेरे ख्याल से जानने की जरूरत है, चलो उसको छोड़ देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सब जरूर याद कर लेना। अगर आपने वो क्वेश्चन का मतलब कि वन शॉट एसएसटी आप कर रहे हो तो मैंने वहाँ पे इसका एक चार्ट आपको दिया है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, फर्स्ट कौन थे हिंदू में, मुस्लिम में, ये सारी चीज मैं वहाँ पे चार्ट दे दिया हूँ। अब उसे जरूर याद कर लेना, ठीक है? जो बच्चे कर रहे हैं उसे पता होगा। चलिए, इसका फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला बदरुद्दीन तैयबी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इनके बारे में मैं आपको एक पॉइंट और लिख दूं, एक दो पॉइंट आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये कब बने थे भाई, कौन से सेशन में बने थे। ध्यान रखना, ये 1887 में बने थे। कौन सा कहाँ का ये सेशन कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? ये मद्रास सेशन में इसको बनाया गया था। कौन सा सेशन? मद्रास सेशन में बनाया गया था। और ये जो थे थर्ड प्रेसिडेंट है, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है
बताओ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो थर्ड प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो आप क्या बोलेंगे? बदरुद्दीन तैयबी थे। बदरुद्दीन तैयबी थर्ड प्रेसिडेंट थे और 1857 में बनाए गए थे। फर्स्ट मुस्लिम भी पूछा जाए तो आप यही बोलेंगे, ओवरऑल ये फर्स्ट मुस्लिम में थे। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है मेरे दोस्त, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। देखो एम ए जिन्ना जो है, ये जो मेरे भाई, ये भी कहीं ना कहीं पहले मुस्लिम के ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुए थे, लेकिन इन्होंने एक अपना 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 क्या बोलते हैं, एक संगठन खोल लिया था जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग। आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? ये लीडर थे किसके? लीडर थे ये मुस्लिम लीग के। ये भी आपकी बुक का ही चीज है, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ ये मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एम ए अंसारी जो थे, आप इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये भी प्रेसिडेंट तो बने ही थे, लेकिन इसके बारे में फिलहाल आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो एनसी प्रेसिडेंट छोड़ दो। अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में बस ये आप याद कर लो। अहमद जिन्ना जो थे वो लीडर थे मुस्लिम लीग के बारे में। बाकी अंसारी साहब थे, ये भी शायद बने तो 1927, मुझे कुछ याद आ रहा था। इसको उतना दूर का आपको जानने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अगर देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंडर विच सिस्टम विलेज हेडमैन वाज गिवन टू रिस्पांसिबिलिटी टू कलेक्ट रेवेन्यू पेइंग। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर जो विलेज हेडमैन है उसको ये रिस्पांसिबिलिटी दिया जाता था कि भाई तुम रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको पे करो? कंपनी को पे करो। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज मैंने क्लियर किया। तो कौन है भाई मेरे? ये महलवारी सिस्टम था। ठीक है, महलवारी सिस्टम था। अब इसमें देखो परमानेंट सेटलमेंट क्या था। अच्छा, इसमें आपसे डायरेक्ट एक नाम पूछा जाता, बताओ परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किसने किया था? ध्यान रखना, कॉर्नवेलिस। किसने किया था? कॉर्नवेलिस। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा ये होता क्या है, ये होता क्या है? ये तो होता है मेरे भाई, इसमें क्या था कि जो जमींदार थे वो पैसे कलेक्ट करके लाया करते थे और किसको देते थे? कंपनी को दिया करते थे। और इसको जो मालवाड़ी थे, इसमें विलेज हेडमैन को इसमें हेड बनाया जाता था। वो पैसे कलेक्ट करके लाके किसको देते थे? जो इसको क्या बोलते हैं उसको मेरे भाई, कंपनी को दिया करते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपका जो रैयत वाली सिस्टम था, इसके अंदर डायरेक्ट है, डायरेक्ट कलेक्ट। ध्यान रखना, इसके अंदर जो डायरेक्ट कलेक्ट क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट कलेक्ट क्या करता था? डायरेक्ट पूछ सकता है, बताओ किसके अंदर डायरेक्ट कलेक्ट होता था फार्मर से पैसे? तो आप क्या बोलेंगे? वो था आपका रैयत वाली सिस्टम थे। इसको आप ये डायरेक्ट अगर इसमें लिख दूं समझ जाओगे ना। वैसे मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया, उसको डायरेक्टली कलेक्ट करती थी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांधी जी ब्रोक द साल्ट लॉ। डांडी बताएंगे जो साल्ट लॉ है इन्होंने कब इसे ब्रेक किया था? ये 1930 में ब्रेक किए थे इन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर इसमें एक दो चीज और मैं आपको एड ऑन कर दूं तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? ना, बिल्कुल ना होगा। तो ये जो है ये स्टार्ट कहाँ, साबरमती आश्रम से ये कहाँ से कहाँ तक गए थे? ध्यान रखना है, दांडी मार्च में इन्होंने दांडी मार्च से कहाँ गए थे? साबरमती से कहाँ गए थे? दांडी मार्च गए थे। ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक गए थे भाई? ये साबरमती से कहाँ गए थे? दांडी गए थे, दांडी, इसीलिए इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश लॉ को ब्रेक कर दिया था 6 अप्रैल 1930 में किया था। ठीक है, ब्रिटिश लॉ को, साल्ट ब्रिटिश लॉ को इन्होंने ब्रेक किया था। इसके अंदर इसने क्या ब्रेक किया था? पूछा जाता है कि ब्रेक इसने कौन से लॉ को इन्होंने ब्रेक किया था? ध्यान रखना, लिख देता हूँ, चलो क्या ही दिक्कत है। ब्रेक लॉ, साल्ट लॉ लिखो ना, ब्रेक किया था इन्होंने साल्ट लॉ को। बस इतना याद रखना। और मैं इसमें बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये देखते हैं नेक्स्ट को। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 1931 जो है, इसमें जो जो इसके अंदर कौन सा, चलो ये भी आपसे रिलेटेड आ रहा है मेरे को जहाँ तक याद। इसके अंदर होता है ना एक इरविन पैक्ट आया था, गांधी इरविन पैक्ट, वो साइन किया गया था इसके अंदर। और 1932 आपसे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन 1929 में है। इसमें डिमांड हुआ था किसका? इसमें डिमांड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिमांड हुआ था किसका? पूर्ण स्वराज का, है ना। कांग्रेस सेशन में डिमांड हुआ था किसका? पूर्ण स्वराज का। आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज बताओ का डिमांड कब हुआ था? डेट आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1929 में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टीपू सुल्तान का जो तलवार है वो किससे बना हुआ था? तो अच्छा, आसान सा क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, याद रखना आपका। तो वुड स्टील से ही बने हुए थे कहने के आपका जो, लेकिन उसमें स्पेशल टाइप का स्टील जिसको वुड स्टील कहते हैं, उससे इनका तलवार बना हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा गया है कि द टैंक एंड पॉन्ड स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड। भैया ये क्वेश्चन में एक दो बार आपका देखो ये तीसरा बार रिपीटेड है, शायद को 2 या 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका। ब्रीडिंग ऑफ फिश अगर पूछे तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या जाना चाहिए, पीसी कल्चर जाना चाहिए। क्या जाएगा मेरे भाई, पीसी कल्चर जाएगा। तो एग्रीकल्चर मैंने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, ये क्रॉप से रिलेटेड है ना, क्रॉप कल्टीवेशन आप लिख सकते हैं, इसमें कल्टीवेशन लिख लीजिए या फार्मिंग लिख लीजिए। चलो मैं लिख देता हूँ एक एक वर्ड, क्या ही याद करो, क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन। पिस्सीकल्चर किससे रिलेटेड है भाई, जल्दी बोलो, ब्रीडिंग ऑफ फिश, सिर्फ फिश लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। वेटिकल्चर अगर पूछा जाए तो मैंने बताया था भाई, ये स्पेशल किसके लिए होता है, ग्रेप्स के लिए ना, ग्रेप्स कल्टीवेशन के, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेप्स कल्टीवेशन के लिए होता है। और हॉरिकल्चर है, मैंने आपको इसमें मिक्स बताया था, इसके अंदर फ्रूट भी आते हैं, इसके अंदर फ्रूट भी आते हैं, इसके अंदर वेजिटेबल भी आते हैं और इसके अंदर फ्लावर भी आते हैं, ये सारा चीज था हॉरिकल्चर के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कौन से सिटी को कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैं आपको इसमें पॉलिटिकल बता दूं, पॉलिटिकल कैपिटल किसको कहा जाता है भैया, पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली को कहा जाता है, और आपका जो फिनेंशियल कैपिटल बम्बई को कहा जाता है। चलो लिख ही दोनों एक एक वर्ड, क्या पता कल को पूछ ले भाई कौन सी सिटी को कहा जाता है। पूछा जाएगा कौन सा सिटी को क्या कहा जाता है भाई, फिनेंशियल कैपिटल, कौन सा, फिनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है, कैपिटल किसको कहा जाता है, कौन सी सिटी को, आप क्या बोलेंगे, मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए पॉलिटिकल, क्योंकि आपको पता है कि भाई हर एक पॉलिटिक कहाँ पे कंट्रोल होता है, दिल्ली के अंदर कंट्रोल होता है, तो इसीलिए इसको पॉलिटिकल कैपिटल भी कहा जाता है इंडिया का। और जो कानपुर है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेदर इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए लेदर इंडस्ट्री इसको कहा जाता है, कानपुर को, ठीक, लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। देखो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आई होप कि आपका इसका करेक्ट आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर, आसान से क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट इंफॉर्मेटिव क्या होगा, रिपोर्ट होगा। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात है नहीं, जो फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो उसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा गया, द की प्लेयर इन इंडियन क्रिमिनल, क्या है, द की प्लेयर इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज। भाई ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं आपको एक बार करवा दिया हूँ, देखो ये क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कौन है इसके अंदर भाई, पुलिस मैंने कराया था, पुलिस है ना, पुलिस कराया था, डिफेंस लॉयर एंड जज वगैरह मैंने कराया था। सो आपका करेक्ट आंसर कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर 20 में गिवन है। ऑलरेडी मैं इसे नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने इसमें करवा रखा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइन आफ्टर डेथ। अब देखो ये जब मैं आपका वन शॉट करवा रहा हूँ तो उसके अंदर सबसे पहले चीज मैंने यही बताया कौन सा मुगल एम्पायर के डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर है डायनेस्टी, वो गिरने लगा। कौन था, अकबर, नाना भाई, ये औरंगजेब। जो लास्ट आपसे पूछा जाता है कि बताओ, ये भी पूछा जाता है लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, औरंगजेब ही बोलेंगे। ठीक है भाई। लास्ट देखो, अगर आपसे देखो 2 चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बहादुर शाह, आप बोलेंगे सर बहादुर शाह जफर, ना भाई, अगर आपसे क्या पूछे, सिंपल सा पूछे कि लास्ट मुगल एम्पायर, क्या वो देखेंगे, ध्यान रखना, लास्ट मुगल मुगल इम्पेरर पूछा जाए, इम्पेरर मतलब कि जो किंग है ना, लास्ट मुगल इम्पेरर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, बहादुर शाह जफर। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज सिर्फ कर दे, क्या, लास्ट पावरफुल, पावरफुल क्या बोलोगे भैया, पावरफुल अगर यहाँ पे लगा दे, लास्ट पावरफुल, पावरफुल मुगल इंपेरियर बोलेंगे तो फिर आप क्या बोलोगे, औरंगजेब बोलोगे। ध्यान रखना, अगर सिर्फ अगर लास्ट मुगल इंपेरियर पूछे तो आप क्या बोलेंगे, बहादुर शाह जफर। अगर लास्ट पावरफुल अगर लगा दिया तो आप क्या बोलेंगे, औरंगजेब बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी भी नहीं होगी, आई होप कि, है ना, मुझे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो एक चीज मैं आपको यहाँ पे आपके एग्जाम में इसका शायद डेट गिवन है ना, तो इसलिए आपको याद रखना ये चीज, इनका डेथ हुआ था मेरे भाई 1707 में इनका डेथ हो गया था।
चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन डिड द दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? कब बनाया गया था? 1911 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 1911 में इसको बना दिया गया था। पहले कहाँ था? कोलकाता था। आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ, देखो कलकत्ता था, कहाँ था भैया? क्या बोलोगे? पहले जो था दिल्ली बिकम द कैपिटल, इंडिया का कैपिटल पहले क्या था? कलकत्ता था, कलकत्ता था। क्या बोलोगे रे? बोलो ना रे बाबू, बोलो ना रे। कलकत्ता था, कलकत्ता से क्या बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया। ये चीज़ कब हुआ? 1911 में हुआ। ठीक, तो आई होप कि आपको इतना सा समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है मेरे भाई तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपका भाई हूँ। ठीक, और 1857 में जो बहुत खतरनाक रिवोल्ट हुआ था, इस पे भी पूरी वीडियो अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, आप जरूर बताइए। और पीवाई को इसी तरीके से करना चाहिए कि आपको एक एक उसका ऑप्शन पता होना, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है उसको ज़रूर करना चाहिए। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं आपके एग्जाम में। सो पीवाई को ऐसे ही कीजिए, अच्छे से कीजिए, बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत अगर परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। कुछ भी पूछना तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।